हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं द एपिक डाउनफॉल ऑफ ए आर रहमान। कुछ सुनाई दिया, कुछ पढ़ा, पर मतलब ऊपर ऊपर हेडलाइन से लग रहा था इसकी ऐसे कुछ ए आर रहमान ने या तो कुछ किया है या उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो बड़ी अजीब है। अब क्या हुआ एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चल रहा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो मेरे को हेडलाइन खाली मैंने पढ़ी थी, डिटेल अंदर डेप्थ में तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, कि इसने कुछ ऐसे बोला है कि शायद, आई कुड बी रॉन्ग, मेरी को यही लगा जब मैंने हेडलाइन पढ़ी कि हो सकता है ये हो कि बॉलीवुड में उसने ये दिखाया है कि भाई मुझे, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, उसका कहने का ये मतलब होगा कि मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मुझे बॉलीवुड में या हिंदी मूवीज़ में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो मुझे मिलनी चाहिए। मतलब डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो रही है, मेरे ख्याल से ये न्यूज़ है, पता नहीं, अब देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ए.आर. रहमान इंडिया के सबसे आइकॉनिक म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक। 90s और 2000s में इन्होंने एक के बाद एक बैक टू बैक हिट्स की लड़ी लगा के रखी हुई थी। उनका म्यूजिक हर एक हिंदुस्तानी के करीब था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। लेकिन पिछले 10 सालों में उनका काम थोड़ा कम देखने को मिला है। देखिए, ये बात सच है कि कोई भी हमेशा टॉप पर नहीं रह सकता, लेकिन ए.आर. रहमान के साथ क्या सीन हुआ एग्जैक्टली, उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. People who are not creative have the power now to decide things, and might have been a communal thing also. Really? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2025 की सबसे बड़ी मूवीज में से एक यानी छावा, जो एक ओपनली प्रो हिंदुत्व फिल्म है, उस फिल्म ने ए.आर. रहमान को चूज किया उसकी मूवी का स्कोर देने के लिए। तो छावा के बारे में देखिए क्या कहते हैं। You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. और जब इंटरव्यू ने पूछा कि भाई जो विलेन है इस फिल्म में, वो जब संभाजी महाराज के ऊपर या फिर दूसरों के ऊपर जुल्म ढा रहे थे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह जैसी चीजें बोल रहे थे, इस पे ए.आर. रहमान ने देखिए क्या कहा। Every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah, That's such a cliche, no? but it Cringe. exists in that film and in other films. तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि इनको काम नहीं मिल रहा इनकी रिलीजन की वजह से, दूसरी तरफ जब एक ओपनली प्रो हिंदुत्व मूवी ने इनको पिक किया इनके रिलीजन के अभी बावजूद, होगा। और इस वजह से इनका जो क्लेम है ये डिबंक हो गया, तो ये उसी मूवी को गाली दे रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि एप्पल सीईओ टिम कुक कह रहा है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी की वजह से होती है। देखिए, प्रॉब्लम ये है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कि खुद के अंदर वो गंद है जो वो सोसाइटी को इस तरह से देख रहा है इसमें। क्योंकि मुझे अब पूरा तो पता नहीं, पर मैंने बहुत पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें ए.आर. रहमान का डाइवोर्स हो रहा था उसकी वाइफ के साथ। अब मुझे नहीं पता हो चुका है कि नहीं हो चुका। प्लस आई वो शॉक्ड कि उसकी वाइफ और उसको वो जो है वो जिस तरह से ड्रेस्ड अप थी, वो पूरा जैसे कट्टर होते हैं ना, उस टाइप की फील आ रही थी। मैंने कहा इंडिया में भी इतने, मतलब इस टाइप से, ये कोई सऊदी अरेबिया या वो एरियाज तो है नहीं है कि मिडल ईस्ट तो है नहीं कि वैसे ड्रेसअप इतना अप हो। पर उसको देख के कि मेरे दिमाग में था कि ए.आर. रहमान के जो बच्चे होंगे या बीवी होंगी हमारे जैसी ड्रेसअप होते होंगे, जैसे इंडिया में लोग आम ड्रेसअप होते हैं, मॉडर्न ड्रेसअप, मॉडर्न ख्यालात के। पर जब मैंने वाइफ को देखा था कि बेटी को देखा तो दोनों में से किसी, तो मैंने कहा यार ये कैसे ड्रेस्ड अप है, ये तो मिडिल ईस्ट की टाइप की ड्रेसअप हुई है। तो मैं बहुत हैरान हुई थी, और ये डाइवोर्स की न्यूज़ से बहुत पहले की मैंने एक देखी थी, और उसके बाद कुछ सालों बाद पता चला कि वाइफ के साथ डाइवोर्स हो रहा है। तो वो होता है ना कि जब आप अपने माउथ को और अपनी सोच को कंट्रोल करके नहीं बोलते हो तो असलियत नज़र आ जाती है। तो मुझे लग रहा है इस सिचुएशन में बोल के ही हैज शोन कि अंदर से व्हाट उसकी फीलिंग्स या थॉट्स हैं। उस मतलब अगर आपको छावा जैसी मूवी मिली थी तो आप कैसे बोल सकते हो कि भैया मेरे को कम्युनल थिंग हो सकती है इसलिए मुझे, छावा में तुमको ले लिया है यार, तो कम्युनल कहाँ से हो गई। और दूसरा, जब उनमें माशाल्लाह और ये सब बोल रहे हैं डायलॉग्स, तो इसमें ये बोल दिया कि भैया ये वही क्लीशे हो गया। भाई क्यों, क्या जो कर रहे थे क्या वो बोलते नहीं है? जब भी आप एक्चुअल रियल लाइफ में देखते हो, जब भी कोई गलत काम हो रहा था उन लोगों के मुंह से निकलता क्या है, तो सच ही दिखाया ना। तो उसको दबाने की और उससे सोच जो है बंदे की वो दिख रही है। एक कल्चरल और टेस्ट में शिफ्ट आया है लोगों का। आज की जो ऑडियंस है, आज का जो जनरेशन है, वो शाश्वत सचदेव जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, जो ऐसा म्यूजिक बना रहे हैं जो उनको स्पीक करता है। लेकिन लगता है ये बात ए.आर. रहमान को पसंद नहीं आ रही और वो इंटरव्यूज में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।
इसके बावजूद कि छावा और रामायण दोनों जो प्रो हिंदू फिल्म्स हैं, इन्होंने इनको पिक किया है म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर। फिर भी बैकलैश के बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया है। I understand the intentions can sometimes be misunderstood, but my purpose has always been to uplift, honor, and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. लेकिन बात फिर भी सच क्यों है कि बताओ? देखिए ए.आर. रहमान की पॉपुलैरिटी डेफिनेटली पिछले 10 सालों में कम तो हुई है। क्यों कम हुई है ये पॉपुलैरिटी, और क्यों ए.आर. रहमान इस तरह की स्टेटमेंट्स दे? देखो, हर बंदे की पॉपुलैरिटी हमेशा नहीं रहती। एक टाइम पे वो पीक पे जाएगा, उसके बाद डाउनफॉल होता ही होता है। आप किसी भी एक्टर्स को भी देख लो, वो पीक पे जाएंगे, उसके बाद डाउनफॉल होगा ही होगा। आपकी एज की वजह से, फैक्टर की वजह से आप नीचे जाओगे ही जाओगे, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो। लता मंगेशकर जैसे थे जो इतने, वो भी एज के बाद जो तो पीक पे थे, उनका भी धीरे धीरे डाउन हुए थे ना, कि नहीं? जमाना आगे बढ़ता है, हाँ, मॉडर्नाइजेशन हाँ, आती है, लोगों को नई चीजें पसंद नए आती है, trends कुछ आते हैं, नया, और नए नए लोग यंगस्टर्स, ज्यादा टैलेंटेड आते हैं जिनका बेटर म्यूजिक है। यंगस्टर्स को अलग चीज पसंद आती है, वो पुरानी नहीं, उनको लगता है उनको कुछ रैप टाइप पसंद आता होगा या कुछ और डिफरेंट पसंद आता होगा। हर जनरेशन जब आती है नेक्स्ट, उसके टेस्ट, उस टाइम कुछ नया आता है। तो आप ये नहीं कह सकते। अब आप जब हम लोग छोटे थे तब किस टाइप के गाने और म्यूजिक होते थे, उसके बाद हमारे टाइम में ए.आर. रहमान और ये सब आया, रोजा आई, ये सब आई। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कुछ और लगेगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे को इसलिए हुआ क्योंकि कम्युनल थिंग हो सकती है, या मेरे को लोग जानबूझ के कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ये, इस वजह से नहीं। देयर हैज टू बी, कभी तो कभी आपका जो फेम है वो डाउन जाएगी। अगर उतनी हिट्स नहीं दी जा रही, लोगों को लग रहा है ये पब्लिक को वो कुछ और पसंद आ रहा है, तो पब्लिक के हिसाब से वो करेंगे। पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने तो सब बता दिया। हेलो हेलो, शाम शर्मा। दूसरों पे blame देना बड़ा आसान है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, ए.आर. रहमान इंडिया के सबसे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक है। ए.आर. रहमान की पर्सनल लाइफ भी इंटरेस्टिंग है। ए.आर. रहमान का ओरिजिनल नाम है दिलीप कुमार राजगोपाल। 1989 में इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था। ये और देखो। सुनने में आया है कि ये काफी स्ट्रिक्ट इस्लामिक बिलीफ रखते हैं। इनके ऊपर तिलक और कुमकुम को लेकर सेंसिटिव रिमार्क्स। देखो, मैंने बोला था, मैंने जब बहुत पहले, कुछ सालों पहले मैंने फोटो देखी थी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, तो मैं शॉक में थी। मैंने कहा इतना, मतलब बंदा जो इतना दुनिया से मिलता है, सब करता है, वो अब मुझे ये देख के और भी शौक हो रहा है कि ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। तो सोचो, अपना जो भी रिलीजन था, विच मोस्ट लाइकली लुक्स हिंदुज्म था, नाम से तो यही लगा, हिंदुज्म छोड़ के इतना कट्टर होके ही बिकेम अ मुस्लिम, एंड देन ही इज ब्लेमिंग अदर्स। तो सोच कितनी मतलब हो गई। एक बार जब तमिल पोएट और लिरिसिस्ट पीराई सूदन जब रहमान के घर गए थे, तो रहमान की मदर ने उनके घर में एंटर करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने तिलक लगाया हुआ था। घर के अंदर वो अपेरेंटली स्ट्रिक्ट रिलीजियस बाउंड्रीज भी रखते हैं। अपनी वाइफ को हमेशा वो एक बुर्के में रखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लोग इनको इनकी रिलीजियस बिलीव्स के लिए, इनकी पर्सनल बिलीव्स के लिए नहीं, इनकी म्यूजिक के लिए प्यार करते थे। 1990s और 2000s में वो इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर थे। जेन एक्स और मिलेनियल्स को तो इनके म्यूजिक ने चोक होल्ड में डाला हुआ था। चाहे रोजा हो, दिल से हो, लगान हो, स्वदेश हो, रंग दे बसंती, तो हमारा टाइम था यार, अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। रहमान की म्यूजिक से सीखी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कभी भी ए.आर. रहमान का रिलीजन इनके कभी नहीं आया, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बना। सिंपली थ्रू द लॉ ऑफ एवरेजेस, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। इस वजह से इट्स फेयर टू से कि इनके फैंस में ज्यादातर हिंदू है। तो कभी भी इनका रिलीजन एक मुद्दा नहीं बना डिस्कशन का। सबको पता था कि ये मुस्लिम है, फिर भी वंदे मातरम जैसे इनकी एल्बम को सर आंखों पे पूरे भारत ने बिठाया था। किसी ने बॉयकॉट नहीं किया। जब से ये गाना रिलीज हुआ है, तब से करोड़ों इंडियंस इस गाने को सुनते हुए आ रहे हैं। 30 साल बाद भी आज भी ये गाना बहुत पॉपुलर है। तो जब ये अपनी पॉपुलैरिटी के पीक में थे 90s में और 2000s में, तब कभी भी इन्होंने अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं की कि ये अपने रिलीजन की वजह से इनको डिस्क्रिमिनेशन, और दिखाया भी नहीं, उसको शो भी नहीं किया। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उस समय वो बहुत सक्सेसफुल थे। वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के गोल्ड स्टैंडर्ड थे, वो टॉप पर थे। हर एक फिल्म मेकर सबसे पहले इनको कॉल करता था अपनी फिल्म के लिए। हर एक म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान बनना चाहता था। जितने भी यंग म्यूजिक लिसनर्स थे वो ए.आर. रहमान, इतना भी ग्रेट नहीं है, बट इज ओके, ठीक है। आता है कि अगर तब इनका रिलीजन एक बैरियर नहीं बना, तो आज अचानक से इनका रिलीजन एक बैरियर कैसे बन गया? क्या अचानक से आज ऑडियंस को पता चला कि ये मुसलमान है? पहले ऑडियंस को क्या लगता था कि ए.आर. रहमान एक्चुअली कोई सुपर हीरो है, बैटमैन या आयरन मैन या स्पाइडरमैन की तरह। देखिए, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि पिछले लगभग 10 सालों में ए.आर. रहमान काम तो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रोफाइल है ये डेफिनेटली डिमिनिश हुआ है। कुछ ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं नहीं हिट हुए गाने।
हिट्स के मामले में इनसे आगे निकल गए हैं। पिछले 10 सालों में इनके गाने ऐसे नहीं निकल के आए हैं जो जेनजी की पहचान बन गए हैं, जो रील्स में लूप हो रहे हो, जो स्पॉटिफाई के टॉप प्लेलिस्ट में और कई जगहों पे बहुत सिमिलर टाइप के भी गाने लग रहे होते थे। का हिस्सा बन गए हो। देखते हैं पिछले 10 वही मैंने सालों कहा। में इनके कुछ प्रोजेक्ट्स। 2015 में आई थी तमाशा, जिसमें हमको पता ही नहीं कौन से। हीर वगैरह जैसे पॉपुलर गाने थे। उसके बाद 2016 में मोहनजोदारो आई थी, जिसमें It was कोई not ऐसा hit. मेमोरेबल गाना नहीं था। 2017 में ओके जानू आई नहीं थी, देखी। इसके गाने भी ओके इश्क थे। वैसी 2018 में लव सोनिया नहीं आई थी, देखी मूवी है। कब आई कब चलेगी किसी को पता वही। नहीं चला। 2020 में उन्होंने शिकारा फिल्म की। क्या इस फिल्म का आपको कोई पॉपुलर गाना नहीं, याद है? नहीं। मे बी उस समय पर 1-2 हफ्ते के लिए कुछ गाने पॉपुलर रहे हो, नहीं लेकिन ध्यान में। सालों के बाद उसकी रिकॉल वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके बाद इन्होंने दिल बेचारा, नहीं अदर देखी। मिमी जैसी फिल्में की हैं, जिसमें कुछ थे हिट गाने। उसके पर- बाद हीरोपंती 2 की इन्होंने, फिर वो भी उन्होंने flop। गांधी गॉड से फिल्म की। हमने 2024 देखी। में इन्होंने मैदान फिल्म की, जिसको ये खुद क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों की, और फिल्म रिलीज होने के बाद ऑडियंस ने भी यही सवाल किया। तो ये सारी फिल्में निकल के जो आई थी, इसमें कुछ गाने थे जो डेफिनेटली पॉपुलर थे, लेकिन क्या इन 10 सालों में जो इन्होंने फिल्में की है उसमें क्या एक भी ऐसा गाना है जिसकी छैया छैया जैसी कॉल बैक वही तो कह रही, कुछ अलग किया हो ना। आज भी वो गाना अगर आप किसी पार्टी में चला दीजिए तो लोग पागल हो जाते हैं। हम्मा हम्मा जैसी पावर हो किसी गाने की, स्वदेश का जो टाइटल ट्रैक है वैसा पावर हो, रंग दे बसंती के जो 2-3 गाने हैं वैसा पावर हो। 2025 में इन्होंने छावा का म्यूजिक दिया, जिसमें भी 1-2 गाने अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल काफी मिड या काफी एवरेज माना गया था इस साउंड ट्रैक को भी। आई थिंक काफी लोगों ने ये कहा था कि अजय अतुल जो एक्चुअली महाराष्ट्र से आते हैं, जिनकी एक्चुअली संभाजी महाराज से एक इमोशनल कनेक्शन है, वो शायद ज्यादा जस्टिस कर पाते इस फिल्म को। तो सिंपल सी बात है कि पिछले 10 सालों में ए.आर. रहमान जेनजी से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो मिलेनियल्स और जेन एक्स से कनेक्ट ठीक कर है, पा वही रहे। मैंने कहा A.R. था। रहमान इन अ वे इज नोकिया या सोनी एरिक्सन। एक टाइम हुआ हाँ, करता पुराने था हो जब गया नोकिया भाई। और सोनी एरिक्सन पूरी दुनिया पर राज करता था। सब लोग उनके फोन्स को, उनके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तारीफें करते थे, लेकिन जब आईफोन निकल कर आया तो लोगों के टेस्ट बदल गए, Of पूरा का course। पूरा गेम ही चेंज कर गया। आज के म्यूजिक इकोसिस्टम में नए कंपोजर्स आए हैं जैसे शाश्वत सचदेव। उनका साउंड बहुत अलग है, बहुत करंट है, ग्लोबली इन्फॉर्म्ड है। इनके हर एक गाने रील्स में यूज किए जाते हैं, शॉर्ट्स में यूज किए देख जाते लो। हैं, मीम्स में यूज किए जाते हैं। और इनके अलावा भी चाहे प्रीतम हो, तनिष्क बागची हो, अमित त्रिवेदी हो, विशाल मिश्रा हो, सचिन जिगर हो, ये नए लोग आए हैं जिनका म्यूजिक आर्ग्यूबली ए.आर. रहमान से पिछले 10 सालों में ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो इन वही लॉट है, ऑफ केसेस, of course। सारे केसेस में नहीं, ये लोग नए ऑडियंसेस के टेस्ट को हाँ। बेहतर समझ पा वही रहे मैंने हैं। कहा। ये बात रिलीजन की नहीं है। अगर Exactly। ये बात रिलीजन की होती तो फिर Religion सलीम उसके सुलेमान दिमाग में। consistently काम कैसे कर रहे होते, अमाल मलिक और अरमान मलिक कैसे काम कर रहे होते, जावेद अली, फहीम अब्दुल्ला जैसे सिंगर्स को इतने गाने कैसे मिल रहे होते। और एक्टर्स को ही देख लीजिए यार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, और नहीं सैफ तो अली क्या? खान, ये लोग पिछले 30 सालों से इतने पॉपुलर हीरो वही कैसे तो। बने हुए आ रहे हैं? क्योंकि भाई ए.आर. रहमान कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुत्व आया है उसकी स्क्रीनिंग सिस्टम ने मेरे को हटा दिया। तो हिंदुत्व का स्क्रीनिंग सिस्टम तो यार पाकिस्तानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा खराब है। कि ये कैसा स्क्रीनिंग सिस्टम है कि सिर्फ इन्होंने ए.आर. रहमान को पकड़ा, लेकिन सारे मुस्लिम कंपोजर्स को छोड़ दिया, सारे मुस्लिम सिंगर्स को छोड़ दिया, Actors सारे को। मुस्लिम एक्टर्स को छोड़ दिया। इनफैक्ट आज तक द लेट ग्रेट इरफान खान जैसे एक्टर्स को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ जनरेशन माना जाता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। बताइए आप कमेंट में हाँ या ना। सच्चाई ये है कि आज की ऑडियंस ए.आर. रहमान से उतना कनेक्ट नहीं करती जितना course। जेन एक्स या मिलेनियल्स करते थे। ये सिंपली एक एस्थेटिक डिसीजन है, ये एक जनरेशनल शिफ्ट है, ये एक मार्केट शिफ्ट है, ये एक टेस्ट का शिफ्ट है। ये प्रॉब्लम इस बंदे में खुद है। उसकी सोच उस टाइप की हो चुकी है कि उसको अब हर चीज़ उस तरह से दिखती है। जो अपने रिलीजन को चेंज करके दूसरे रिलीजन में चले जाए और इतना एंटी उसका खानदान हो जाए कि कोई बंदा अगर तिलक लगा के आया तो सब कह रहे उसको decline की अंदर बात है। नहीं आने दे रहा, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी सोच तुम्हारी खराब है, दूसरों को ब्लेम मत करो। जब तुम पीक पे थे तब भी तुम्हारा रिलीजन वही था, मुस्लिम ही थे, और अभी भी जब तुम डाउन जा रहे हो तो भी वही रिलीजन है। लोगों में कोई चेंज नहीं आया है, तुम्हारी सोच खराब हो रही है। ये क्योंकि अब चल नहीं रहे। हाँ, क्योंकि तुम चल नहीं रहे, और वो ऑब्वियस है क्योंकि अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। नेक्स्ट जनरेशन को अपने स्टाइल, अपना जो उनको पसंद आता है वो उसको देखेंगे। अब तुम्हारे जो है अब पुराने हो गए, वो तुम्हारे पुराने जो है पुराने लोगों को ही पसंद आ रहे हैं। जिनको भी कुछ लगता है दे हैव सो मच मनी कि कभी भी किसी और कंट्री में जाके रह सकते हैं। हाँ। कितनी जनता है जो दुबई रहती है, कितनी जनता है जो यूके रहती है, कितने प्लेयर्स हैं जो यूके चले गए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू डोंट लाइक, या आई मीन you have so much money that Yeah, you earned move- from this country, move out from there. they are fortunate, मतलब वो इतने उनके अच्छे भाग हैं कि इतना पैसा बनाए, they can go anywhere, they are so rich। आप इतने अमीर हो, कहीं पर भी रह सकते हो। Exactly, and stop blaming and bad mouthing people। उससे तुम्हारी सिचुएशन बेटर नहीं होगी, बल्कि और तुम अनपॉपुलर होगे। जितने अभी अनपॉपुलर हो उससे ज्यादा ही अभी, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं अब होने वाला। इससे तुम्हारे को और तुम्हारे गानों को का जो है ना, और तुम्हारी परफॉर्मेंस है जो लोगों को है, जो चाहते भी थे, तुमको सुनते भी थे, अब ये सुन के उनमें भी तुम्हारे लिए नेगेटिव फीलिंग्स ही आने वाली हैं। एक्टर्स भी हैं
जो रहते वगैरह उनके घर एक्चुअली यूके वगैरह में है, दुबई वगैरह में है, सिर्फ इंडिया आते हैं, मूवी करते हैं और चले हाँ, जाते हैं। संजय दत्त का सुना है मैंने, संजय दत्त ऐसा है। और वो कौन है जिसको जिसने वो शाहरुख खान वगैरह शाहरुख खान का तो इतना मुझे नहीं पता, पर संजय दत्त तो रहता ही दुबई में, उसकी पूरी फैमिली शिफ्ट हुई है दुबई में। और साथ में वो जो वो कौन है, दोवल की एक्टिंग जो की थी उसने धुरंधर में, उसका नाम क्या है, माधवन भी सुनने में आ रहा है कि उसकी फैमिली जो है दुबई में ही है, वो शूटिंग के लिए आता है। और ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रहते हैं दुबई में रहते हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं इंडिया से, मगर विराट कोहली भी इज एन एग्जाम्पल, लंदन में रह रहा है, यूके में रह रहा है, और इंडिया से मगर रहिए मत इंडिया। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ के चले जाओ। दे आर वेरी हैप्पी डूइंग दैट। हाँ, कर लो, तुम भी कर लो, इतनी प्रॉब्लम है। उनके फैंस भी बरकरार रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं उनके फैंस कि आपने पैसा यहाँ से कमाया मगर रहते वहाँ हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।